अमित जी, एक ग्लोबल नैरेटिव ऐसा भी बन रहा है वेस्टर्न मीडिया में, खास करके माइनॉरिटीज को लेकर, कि मुसलमानों को यहाँ पर सताया जा रहा है। ये जो एक साजिश चल रही है, इनफैक्ट अभी एक अमेरिकन स्कॉलर साल्वाटोर बेबॉन्स यहाँ आए थे देश में, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एंटी इंडिया है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ये ऐसा नैरेटिव क्यों बन रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, तो एनालिसिस का सवाल है। मैं ये मान सकता हूं कि अगर किसी को स्पेशल फेवर मिलती थी तो हमारे राज्य में वो नहीं मिलेगी, हमारे शासन में नहीं मिलेगी। और ये हमारे संविधान का स्पिरिट, किसी को स्पेशल फेवर नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, एपीसमेंट टू नन, ये भारतीय जनसंघ का मूल सूत्र है और हम उसी पर चल रहे हैं। किसी को अन्याय नहीं करेंगे, मगर किसी का एपीसमेंट, तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान के स्पिरिट से हिसाब से चलना चाहिए। अब किसी को स्पेशल फेवर बंद होती है, इसको आप अन्याय कहते हो, तो आपको अन्याय की डेफिनेशन बदलनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन बदलनी चाहिए। अमित भाई, ये मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल पूछा था, सीए को आप कब तक नोटिफाई कर पाएंगे? आपने कहा था देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। ऐसा है जी, सीए देश का कानून है, आप पहले समझ कर चलिए जी। कोरोना के कारण जारी होने में, मतलब उसको लागू करने में हमें थोड़ी देर हुई है, मगर अब कोरोना की स्थिति ठीक है और सीए का लागू होना सुनिश्चित है। अमित जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। झारखंड में यह समस्या और भी ज्यादा भारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड बुरा पहाड़ को क्लियर करने के बाद लगभग समाप्त हो चुका है। आपके पास शायद लेटेस्ट आंकड़े नहीं है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, मतलब वामपंथी उग्रवाद के सभी आंकड़ों के अंदर 90% से 60% से 90% की गिरावट है। और जो 243 जिलों में फैला हुआ था, अब वो 43 जिलों में सिमट कर रह गया है। ये 3 साल के अंदर हमने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है। ढेर सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ढेर सारे लोगों पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और वहां पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद का एरा अब समाप्त हो चुका है। निर्णायक पोजीशन आज वहां पर भारत सरकार की एजेंसियों की है। और अब जो थोड़ा हिस्सा बचा है, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच के ट्रायंगल का, उसको भी हमने 817 कैंप लगा है। आप कल्पना कर सकते, 3 साल में 817 कैंप जी, इतने अंदर गए हैं। बहुत अच्छा परिणाम आया है। आप होम डिपार्टमेंट की साइट को खंगाल लीजिएगा तो शायद आपको 45 मिनट का कार्यक्रम करने का एक मटेरियल मिल जाएगा। अमित जी, 2-3 सवाल और। मुझे पता है कि समय आपके पास कम है, पर आपको पकड़ना आसान भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 सवाल और पूछ लेता हूं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपोजिशन का कहना है कि ये सरकार जिस तरीके से यूज कर रही है, एक डर बनाने का माहौल, नेताओं के पीछे जो है ईडी को लगा देना। इधर बीच एक स्पेशल कोर्ट ने ये तक कहा कि जो है संजय राउत जी के पीछे जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन रहा वो एक विच हंट है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी है और 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है। किसी को भी कोई भी ग्रीवेंस है तो प्रेस में जाने की जगह कोर्ट में जाना चाहिए। और संजय राउत जी के खिलाफ जो जजमेंट आया है, मतलब उनके पक्ष में जो, उसमें भी हाई कोर्ट में अपील हुई, उसकी राह देखनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है लीगल पोजीशन क्या है, मगर हमारी सरकार की समय में एजेंसियों का रिकॉर्ड है, जो भी केस बनाए वो कोर्ट में टिकते हैं और मेरिट्स के आधार पर केस बने हैं। जी, 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी? मैं एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम
बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। बंगाल में हम बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा हैं? बंगाल में और ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। दोनों के हमारा साथ आने रिकॉर्ड के रहा बावजूद- है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। अरे 2014 में, 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। मैं देश की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के प्रयास को देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास, देश के अर्थतंत्र को 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाने का रिजल्ट और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रिजल्ट देश की पूरी जनता जानती है। देश के सुरक्षा सिनेरियो को मोदी जी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,09,000 करोड़ का 5 साल में इन्वेस्टमेंट, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो मोदी जी ने धरातल पर लाकर बताया है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कानूनी सुधार हो, चाहे कानून रिपील करने हो और चाहे दुनिया की सभी समस्याओं में लीड देना हो, पूरी दुनिया मोदी जी की ओर बहुत आशा के साथ दिख रही है। तो मोदी जी की एक ग्लोबल लीडरशिप को देश की 130 करोड़ की जनता एक्नॉलेज करती है और मुझे भरोसा है कि हम और अच्छे बहुमत के साथ 24 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और देश अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। अमित जी, आपने हमको इतना समय दिया। आपको, आपकी इस इंटरव्यू को पूरे देश में, हमारे सारे चैनल में, हर भाषा में देखा गया है। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बार फिर हमको पहले नेशनल चैनल को इस इंटरव्यू को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाकर मंच देने के लिए टीवी 18 का बहुत बहुत आभार। और गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहूंगा, जिन्होंने किया है इन पर भरोसा रखना, वो ही करेंगे, वो ही गुजरात को मजबूत बनाएंगे, वो ही गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे। जिन्होंने किया है इस पर भरोसा रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ थे। अमित जी, मैं गुजारिश करूंगा, राहुल जी से गुजारिश करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दें इस मंच पर, हमारे मंच पर आने के लिए। अमित शाह जी।